गुड आफ्टरनून एवरीवन। अपनी लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम 5वां लेक्चर कर रहे हैं। जैसे हमने 4 पढ़ लिए थे तो उसमें आप लोगों ने जो देखा होगा तो हमने सारा कुछ उसमें कवर कर लिया है। तो हमने कार्ड्स के बारे में, डाइस के बारे में और उसके अलावा कॉइन्स के बारे में और प्रोबेबिलिटी का बेसिक जितना भी कुछ होता है हम सब पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि नंबर्स के हिसाब से पूछे जाते हैं या बॉल्स जिसमें दी जाती हैं कि कुछ कलर के हिसाब से बॉल्स दी होती हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं या कुछ काउंटिंग के नंबर्स होते हैं, उसमें कुछ पूछा जाता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आए हैं पीवाईक्यूज़ में या एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं वो आज हम कवर करेंगे। ठीक है, मैं हूं आपका मेंटर इमरान यूनुस और वेलकम करता हूं आपका इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म द हिंद गुरु अकेडमी पर। आइए पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चंस ही हैं हमें आज करने के, क्योंकि सारी थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये कि एक कार्टन कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स, 88 are good, 8 have minor defects, 4 have major defects. जिमी अ ट्रेडर, जिमी की बात हो रही है, एक ट्रेडर जो कि एक्सेप्ट करेगा वो शर्ट्स विच आर गुड, जो सिर्फ अच्छी हैं। तो जिमी को सिर्फ अच्छी चाहिए, है ना। बट सुजाता अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विच हैव मेजर डिफेक्ट। अगर उनमें मेजर डिफेक्ट होगा तो सुजाता उसको रिजेक्ट कर देगी। एक शर्ट अगर ड्रॉ की जाती है रैंडम कार्टन से तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जिमी को एक्सेप्टेबल हो। तो जिमी को एक्सेप्टेबल होने के लिए फेवरेबल आउटकम्स वो होंगे कि जो जिमी एक्सेप्ट करेगा तो वो उसको इवेंट को इंश्योर करेंगे। अब जिमी एक्सेप्ट करता है सिर्फ गुड शर्ट्स को, तो 88 आर द गुड वंस, तो ये फेवरेबल है। और टोटल हमारे पास कितना है 100, तो ये हमारे पास हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देंगे इसे 4 से, 22/25, ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है बेटा, क्योंकि सारा बेसिक थ्योरी कैसे लिखा जाता है, कैसे हम उसको इवेंट को लेते हैं, फॉर्मूला क्या है, ये सब चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस निकाल रहे हैं किस तरह से होगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। 88 क्योंकि गुड जो होंगी जितनी भी शर्ट्स वो एक्सेप्टेबल होंगी जिमी को, और टोटल हमारे पास 100 है। सेकेंड, अब बात करते हैं सुजाता कि सुजाता को जो है वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक्सेप्टेबल हो। तो सुजाता को सिर्फ और सिर्फ मेजर डिफेक्ट वाली नहीं चाहिए, मेजर डिफेक्ट जिसमें है वो सुजाता को नहीं चाहिए। अगर अच्छा होगा तो भी चलेगा और माइनर डिफेक्ट है तो भी चलेगा। तो 88 + 8 मतलब 96, तो फेवरेबल आउटकम जो होगा सुजाता के लिए वो 96 है और टोटल कितना है 100 है। तो हम इसको कैंसिल आउट करें 4 से, तो 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16 और नीचे आ गया 25। तो ये बनेगा आपका प्रोबेबिलिटी सुजाता के लिए। ठीक है बेटा, तो एक तरफ अच्छे की लेनी थी और एक तरफ लेना था मेजर डिफेक्ट ना हो, अच्छा हो या माइनर डिफेक्ट हो, तो दोनों को ऐड कर देंगे, चाहे वो अच्छी शर्ट हो या हल्का सा माइनर उसमें डिफेक्ट हो, दोनों के दोनों सुजाता एक्सेप्ट करेगी। देखें आगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारे पास कि एक पिगी बैंक में 50 पैसे कॉइन्स हैं। ठीक है, कितने 100। तो हम लिख लेते हैं इसको, हमारे पास क्या क्या है, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं 100। फिर उसके बाद नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स वो 50 हैं, 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन्स वो हैं 50। फिर 2 रुपी कॉइन्स वो हैं 20, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स वो हैं 20। और 5 रुपी कॉइन्स हैं 10, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स वो हमारे पास हैं 10। ये सब है। तो अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स की, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, तो वो मेरे पास कितना है, तो इन सबको मैं ऐड कर लूंगा टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स में, 100, 50, 70 और 80, तो ये टोटल कितना बना 180। तो 180 कॉइन्स हैं एज टोटल। अब if it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin
अब अगर उस बैंक को जो वो गुल्लक है उसको अगर हम अपसाइड डाउन, उसको हम इस तरह से गिराने की कोशिश करें उसमें से सिक्का, तो इक्वली लाइकली ले रहे हैं कि कोई सा भी सिक्का उसमें से गिर सकता है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 50 पैसे वाला कॉइन उसमें से आए, 50 पैसे वाला कॉइन। तो 50 पैसे वाला कॉइन आए, इसका मतलब फेवरेबल आउटकम वो होंगे जो 50 पैसे के कॉइन जितने उसके अंदर है उसमें से कोई सा भी आ सकता है, तो वो इंश्योर करेगा इवेंट हो जाए। तो जब उसने 50 पैसे कॉइन पूछा तो फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे हमारे 50 पैसे कॉइन वाले। तो पहले पार्ट में प्रोबेबिलिटी जो निकलेगी वो निकलेगी, आपकी फॉर्मूला लगेगा कि आउटकम्स फेवरेबल टू ई जो होंगे वो फेवरेबल आउटकम्स होंगे, और नीचे टोटल। तो ई के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 100, और टोटल कितना है हमारे पास 180। हमने कैंसिल आउट किया इसको 10/18, फिर 2 से कैंसिल आउट किया तो 5/9 आंसर बना हमारा 50 पैसे कॉइन का। ठीक है। और सेकंड में उसने मांगा है आपसे कि 5 रुपी कॉइन नहीं होना चाहिए, नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन। इसका मतलब 5 रुपए का सिक्का उसमें से नहीं गिरना चाहिए। तो 5 रुपए के सिक्के के अलावा कुछ भी आ सकता है। तो ये 10 जो है ना 5 रुपी कॉइन्स, ये हमें नहीं चाहिए, बाकी कोई भी चलेगा। तो इसमें हमारे पास फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे इन 10 को छोड़कर बाकी सारे। तो 180 में से ये 10 हटा दिए हमने, तो हमारे पास आया 170, और टोटल आउटकम हमारे पास है 180। तो आंसर हमारे पास कितना बना 17/18। ठीक है बेटा, नॉर्मल बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 50 पैसे का कॉइन पूछा तो 50 पैसे वाले फेवरेबल आउटकम हो गए। 5 रुपए का अगर कॉइन वो मांगता तो फिर हमारे आउटकम होते 10, लेकिन वो कह रहा है 5 वाला नहीं चाहिए, तो ये 10 हम हटा देंगे, 170/180 आएगा जो कि 17/18 बनेगा। देखें एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि एक गेम है ये जो स्पिनिंग एरो, इस एरो को स्पिन करने का ये गेम है, ये किसी के भी सामने रुक सकता है, जो नंबर्स इसके सामने दिए हुए हैं सबका आना इक्वली लाइकली आउटकम्स है। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो किस पर आके रुके 8 पर, 8 नंबर पर। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पोजीशंस हैं, 8 पे आके रुके, और 8 जो है वो कितनी जगह लिखा हुआ है सिर्फ एक जगह। तो एक ही पोजीशन है जो कि फेवरेबल है उसके रुकने की, और टोटल है कितनी 8। तो फर्स्ट के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/8। सेकेंड एन ऑड नंबर, अब ऑड नंबर आए तो ऑड नंबर कौन कौन से हैं, तो ऑड नंबर्स जो है हमारे पास, ऑड नंबर्स आर वो हो गए 1 3 5 7। तो 1 3 5 और 7, तो 4 पोजीशन में से किसी पर भी अगर वो आके पॉइंट कर गया तो वो इवेंट हो जाएगा ऑड नंबर के आने का। तो ये 4 1 2 3 4 ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। तो 4 हुए फेवरेबल और 8 हुए टोटल, तो आंसर कितना आया 1/2। फिर उसने पूछा है आपसे अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर। तो 2 से बड़ा नंबर, तो 2 से बड़ा नंबर कौन कौन सा है, फेवरेबल आउटकम जो हुए इसके लिए वो हुए 2 से बड़े। तो 2 से बड़ा है 3 4 5 6 7 और 8 है ना, 2 से बड़ा नंबर मांगा है। तो ये हमारे पास आया 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी इसकी बनी मेरे पास 6/8। तो ये मेरे पास आया 3/4। लास्ट उसने पूछा है अ नंबर लेस देन 9, 9 से छोटा। तो 9 से छोटे तो सारे ही नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबके सब हैं, किसी पर भी ये पॉइंट करे इवेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम सारे हो गए 8, टोटल आउटकम भी हैं 8, और कितना मिलेगा आंसर हमें 1। ठीक है, श्योर इवेंट होगा ये। देखिए एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, एक लॉट है जिसमें 20 बल्ब हैं, उसमें 4 हैं डिफेक्टिव। अब एक बल्ब, वन बल्ब इज ड्रॉन फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 20 बल्ब्स का एक लॉट है, ठीक है ना, 20 बल्ब हैं हमारे पास, कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, उनमें 4 खराब हैं, डिफेक्टिव हैं। इसका मतलब 20 में 4 डिफेक्टिव हैं, तो उसमें से 16 ऐसे हैं जो नॉन डिफेक्टिव हैं या अच्छे बल्ब हैं। तो हम उसकी क्वांटिटी लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ टोटल बल्ब्स वो हमारे पास है कितना 20।
और नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स हमारे पास है 4। सो नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स वो हो जाएगा 20 माइनस 4 16। ठीक है, इतनी सी इंफॉर्मेशन हमने दे दी पहले। अब उसने हमसे मांगा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि बल्ब डिफेक्टिव हो। तो बल्ब डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब। मैंने आपको ये पूरा लिखवा दिया एक बीच में, ठीक है, ताकि एक रिवीजन भी हो जाए कैसे लिखते हैं, है ना। तो ई हमने मान लिया वो इवेंट है जो कि एक डिफेक्टिव बल्ब का आना। तो डिफेक्टिव बल्ब के आने के लिए फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 4। तो अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा देंगे। सो प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। ई इवेंट के लिए जो फेवरेबल होते हैं वो, और नीचे हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी हो सकते हैं वो होते हैं टोटल। तो बेटा ये इवेंट कौन सा है जिसमें डिफेक्टिव आना चाहिए? डिफेक्टिव किस में से आएगा? डिफेक्टिव बल्ब में से ही आएगा। उन 4 में से कोई सा भी आ गया तो वो हो जाएगा इवेंट डिफेक्टिव आने का। तो 4 हो गए हमारे पास डिफेक्टिव और टोटल है हमारे पास 20। तो आंसर हमारे पास कितना बना? 1/5। तो पहले का जो आंसर है हमारे पास वो कितना आया हमारे पास? 1/5। अब देखिए सेकंड में क्या मांगा है। सेकंड में उसने मांगा है कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इन वन इज नॉट डिफेक्टिव। जो हमने बल्ब ड्रॉ किया है उसमें पहले वाले में वो डिफेक्टिव नहीं है, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और उसे रिप्लेस नहीं किया गया। रिप्लेस का मतलब उठा लिया गया था डिफेक्टिव समझकर, पर जब देखा कि वो डिफेक्टिव नहीं है तो उसको वापस रख देते। बट इज नॉट रिप्लेस्ड, उसको वापस नहीं रखा गया। मान लीजिए उसको हटा दिया गया, वहां से फेंक दिया गया, कुछ भी मान लेते हैं, मतलब उस लॉट में नहीं रखा गया, उसे हटा दिया गया। तो अब इसका मतलब एक बल्ब कम हो चुका है। तो सेकंड पार्ट में जो टोटल आपके पास बल्ब्स बचे वो बचे 20 माइनस 1 मतलब 19। एक बल्ब हट गया उसमें से, और कौन सा हटा है? जो डिफेक्टिव नहीं था। अब एक बल्ब, वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? अब ये कह रहा है अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बल्ब नॉट डिफेक्टिव हो। तो हम देखते हैं कि नॉट डिफेक्टिव बल्ब जो हैं अब हमारे पास, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स वो हमारे पास कितने हैं? 15। क्योंकि हमने जो एक बल्ब निकाला था डिफेक्टिव मानकर वो डिफेक्टिव था ही नहीं, लेकिन हमने उसे रिप्लेस भी नहीं किया। इसका मतलब अच्छा बल्ब हमने हटा दिया, खराब बल्ब उसी में मौजूद है। तो जब अच्छा बल्ब हमने हटा दिया तो हमारे पास अच्छे बल्ब 16 थे, एक हमने हटा दिया, तो हमारे पास बच रहे हैं कितने? 15। तो टोटल नॉन डिफेक्टिव बल्ब हैं 15 और पूरे हमारे पास लॉट में बल्ब हैं 19। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल अपॉन टोटल। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15/19। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह से लिख देंगे। और ऐसे ही आप थोड़ा सा और लिखना चाहेंगे, ज्यादा मार्क्स का है 3 मार्क्स का, तो इसको भी थोड़ा सा बता सकते हैं। ठीक है, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क्स। ये भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारा कि 90 डिस्क हैं एक बॉक्स में जिसमें नंबरिंग की हुई है 1 से लेके 90 तक। उसमें से एक डिस्क अगर हमने उठाई है तो प्रोबेबिलिटी निकालिए 2 डिजिट नंबर आना, 2 डिजिट का नंबर आए। तो बेटा जो 2 डिजिट का नंबर आएगा, 2 डिजिट नंबर, वो 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होगा? 90 डिस्क में जो 1 से 90 है वो होगा 10 से। 10, 11, 12, 13 से लेकर 90 तक, ये सारे के सारे 2 डिजिट के नंबर हैं जो कि उसमें आएंगे। अब इसके आने की हमें प्रोबेबिलिटी मांगी गई है। तो ये जितने हैं वो फेवरेबल, और नीचे टोटल, टोटल कितने हैं हमारे पास? 90। और ये कितने हैं हमारे पास? 11 से लेके 90 तक ये नंबर हमारे पास हो गए आपके 80, और 1 ये है 10, तो कितने मिले? 81। जैसे 11 से लेके 20 तक 10 होते हैं तो 11 से लेके 90 तक 80 हो जाएंगे।
और एक ये 10 और आएगा क्योंकि 2 डिजिट का नंबर 10 से स्टार्ट होता है, तो 81 आएगा, है ना। अब ये इसको कैंसिल आउट कर लें, 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा 90, आंसर बना हमारा 9/10। सेकंड उसने पूछा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे कि 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर होता है 5 का। ऐसे ही 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका होता है वो 7 का। तो इस तरह से हमें देखने हैं वो नंबर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो सेकंड में अब परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होंगे, 1 to 90 के बीच में, 1 to 90 कौन कौन से हैं बेटा, 1, क्योंकि स्टार्टिंग 1 से ही हो रही है, 1 से 90 तक, तो हमें 1 से ही स्टार्ट करना है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे वो 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। ये इतने आएंगे। 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, वो 90 से आगे चला जाएगा। ये है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो प्रोबेबिलिटी निकलेगी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आने की 9/90, जो कि आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा 1/10। तीसरा इसने मांगा है अ नंबर डिविजिबल बाई 5, एक नंबर जो 5 से डिविजिबल है। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि या तो 0 पर एंड होता है या 5 पर एंड होता है ना। वो नंबर 5 से डिविजिबल है जो 0 पर एंड हो या 5 पर एंड हो। तो 1 से लेके 90 तक में नंबर कौन कौन से आएंगे, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, ऐसे करते करते 90 ये नंबर है। तो इसका मतलब पहले 1 से लेके 10 तक में 2 नंबर हैं, ऐसे ही फिर आपके आगे 11 से लेके 20 तक में भी 2 नंबर होंगे। तो 2 2 2 2 करके मिलेंगे आपको, और आपको जाना कहाँ तक है 90 तक। तो एक एक दिहाई में हम कहें ऐसे 10 10 में 2 2 नंबर हैं, तो 90 तक जाना है 9 बार, तो 9 2 ज़ा 18, तो 18, और आप चाहें तो काउंट कर लें 5 से लेके 90 तक, तो ये जो नंबर है वो 18 आएंगे आपके पास। तो प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी बनेगी 18/90, और आंसर कितना आ जाएगा 1/5। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, आप एक डाई को ड्रॉप करते हैं इस रेक्टेंगुलर रीजन में जिसकी डायमेंशन दी हुई है 3 मीटर 2 मीटर, लेंथ 3 मीटर है, ब्रेथ 2 मीटर है। What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 मीटर। मतलब वो जो हम डाई ड्रॉप करेंगे वो डाई जो है वो इसमें आना चाहिए सर्कुलर रीजन के अंदर, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो डाई सर्कुलर रीजन में जाए अगर हम उसको ड्रॉप करते हैं तो बेटा क्या होगा, बहुत ही बेसिक सा है कि हमें क्योंकि सर्कुलर रीजन में डाई को भेजना है, डाई को ड्रॉप करना है, तो फेवरेबल रीजन हमारा सर्किल का रीजन हो गया, और टोटल हमारे पास रीजन रेक्टेंगल का है। तो यहाँ पर हमारे पास डायामीटर डी वो 1 मीटर दिया हुआ है, तो रेडियस जो है सर्किल का आर वो इसका हाफ हो जाएगा 1/2 मीटर। प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। ई हमारा क्या इवेंट होगा कि डाई जो है वो सर्कुलर रीजन में आए, वो इवेंट हम ई मान लेंगे अगर, तो हमारे पास बनेगा ऊपर की तरफ फेवरेबल जो होगा वो होगा एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, या एरिया ऑफ सर्किल भी लिख सकते हैं, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। तो एरिया सर्कुलर रीजन का होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया रेक्टेंगुलर रीजन का होता है एल इंटू बी। इसमें वैल्यू रख देंगे पाई आर स्क्वायर, आर कितना है मेरे पास 1/2 का होल स्क्वायर, और एल इंटू बी कितना है 3/2, तो ये बना मेरे पास पाई, और 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये पाई/4 हो गया, और नीचे आया 6। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा पाई/24। और ये तो सबको क्लियर होगा कि 4 कैसे हुआ है ये।
अगर इसमें कोई डाउट है तो बच्चों की तरह कर लिया करो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप ऐसा कर सकते हो कि π/4 डिवाइड हो रहा है 6 से, तो नीचे 1 है इसके, तो π/4 डिवाइड को आपने मल्टीप्लाई बनाया तो 1/6, ये पाई आ गया और ये कितना आ गया मेरे पास 24। देखिए बेटा, अब PYQs में CBSE में इस साल 2025 में पूछा गया है, द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बैग इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। एक बैग में जितनी ब्लैक बॉल है उससे 10 ज्यादा है रेड बॉल। तो हमने ब्लैक बॉल्स x मान ली है ना, लेट कर लिया, लेट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है हमारे पास x। अब उससे 10 ज्यादा है रेड, देन नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी हो जाएंगी x + 10, क्योंकि 10 ज्यादा है ना ब्लैक से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल कितना हुआ हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो उसमें ब्लैक और रेड दोनों को ऐड कर देंगे तो वो बनेगा 2x + 10। ये है बेटा हमारा ब्लैक बॉल का नंबर, ये है हमारा रेड का, और दोनों को ऐड करके ये आया टोटल बॉल जितनी है उसमें। अब आगे ये कहता है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल फ्रॉम द बैग इज 3/5, रेड बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/5 दी हुई है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी रेड बॉल के निकालने की हमें कितनी दे रखी है 3/5। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे फेवरेबल अपॉन टोटल। तो रेड आउटकम्स, रेड के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, जितनी रेड बॉल्स हैं, तो रेड बॉल्स हैं कितनी मेरे पास x + 10, और टोटल आउटकम्स कितने हैं मेरे पास 2x + 10, तो ये आ गया 3/5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 = 6 और 3 10 = 30, 5 × x 5x और 5 10 = 50, 5x इधर आया, 6x - 5x x बचा, 30 उधर चला गया, 50 - 30 20 आया। अब हमसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, सो यहाँ के बाद टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स वो कितनी है, वो है 2x + 10, और x की जगह हम 20 रख देंगे, तो 2 × 20 + 10 जो कि हमारे पास आएगा 40 + 10, और आंसर कितना बनेगा 50। तो कौन सा आंसर सही है हमारा 50। ठीक है बेटा। देखें एक और क्वेश्चन इसी साल का कि एक बैग में रेड बॉल्स और ब्लैक बॉल्स का रेशियो दिया हुआ है 3:7, तो छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है ना, जैसे ही रेशियो दिया तो हमने रेड बॉल्स का नंबर मान दिया 3x, और ब्लैक बॉल्स का शॉर्ट में लिखवा रहा हूं क्योंकि MCQ ही तो है, पहला वाला मैंने अच्छे से सॉल्व करके बता दिया था आपको। तो इसमें रेशियो दिया हुआ है तो रेड बॉल हमने मान लीजिए 3x है उनका नंबर ऑफ रेड बॉल्स, और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स वो 7x हो गया। ठीक है, अब टोटल कितना आ गया मेरे पास, टोटल आ गया इनका दोनों का सम, तो 3x + 7x कितना हो जाएगा 10x। अब ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ब्लैक के आने की क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी मांग रहा है ब्लैक के आने की, तो ब्लैक बॉल है कितनी 7x, और टोटल हमारे पास कितना आया है 10x, कैंसिल आउट होकर बना 7/10 जो कि कितना दे गया हमें 0.7, आंसर क्या बना 0.7। ये तरीका है करने का, और वो बच्चे जो डायरेक्ट अगर MCQ में बैठे हुए हैं और x भी ना लेना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि जब रेशियो 3/7 है दोनों को ऐड करके 10 बनाया, 7/10 कर लिया, आंसर आ जाएगा आपका 0.7। देखें एक और क्वेश्चन है इस साल जो पूछा गया है कि एक क्रिकेट मैच में बैट्समैन 7 टाइम्स बाउंड्री हिट करता है 42 में से, 42 बॉल खेलता है, 7 बार बाउंड्री लगती है, तो बाउंड्री हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे 42 में से 7 को, तो वो बॉल निकल जाएंगी जिस पे बाउंड्री नहीं लगी, और उसने मांगा है उसी की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी बाउंड्री हिट ना करने की क्या होगी 35/42, क्योंकि टोटल 42 बॉल्स हैं, 35 पे बाउंड्री नहीं लगी, 7 से कैंसिल आउट किया, 7 5 = 35, 7 6 = 42, तो आंसर कितना बना है बेटा 5/6।
देखिए क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 फ्राइडेज, इसका क्या होगा। अब एक बार ये ईयर का बेटा कंसेप्ट समझो आप, है ना। देखें आंसर बहुत ही नॉर्मल से हैं, बल्कि याद ही हो जाते हैं वो रिजल्ट उसके, समझ लें बस एक बार। पहली बात कर रहे हैं नॉन लीप ईयर की, ठीक है, नॉन लीप ईयर। तो जो नॉन लीप ईयर होता है उसमें नंबर ऑफ डेज 365 होते हैं नॉन लीप ईयर में, है ना। 365 दिन होते हैं नॉन लीप ईयर में। अच्छा, हर साल में वीक जो होते हैं, नंबर ऑफ वीक्स इन अ नॉन लीप ईयर या लीप ईयर, वीक्स तो दोनों में ही बराबर हैं, 52, 52 हफ्ते होते हैं एक साल के अंदर, 52। अब एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, है ना। सो नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, एक वीक में है 7 दिन, तो 52 हफ्तों में कितने दिन कवर हो गए। सो नंबर ऑफ डेज कवर्ड इन 52 वीक्स, अगर 52 हफ्ते पूरे पूरे हो जाएं किसी साल में तो उसमें दिन कितने पूरे हो चुके हैं। तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 52 हफ्ते में कितने दिन होंगे, 52 इंटू 7 मल्टीप्लाई हो गया और ये कितना बना 364। इसका मतलब 52 वीक्स पास हो गए पूरे, 52 हफ्ते पूरे खत्म हुए जिस दिन, उस दिन 364 डेज, 364 दिन खत्म हो चुके हैं। तो नॉन लीप ईयर में 365 दिन होते हैं, तो एक दिन अब बचा हुआ है। अब वो एक दिन की बात होगी कि वो क्या हो सकता है। तो अब एक दिन बचा हुआ है क्योंकि 365 में से 364 दिन 52 हफ्तों में कवर हो गए। सो हेंस द रिमेनिंग वन डे, द रिमेनिंग वन डे मे बी, वो जो एक दिन है बचा हुआ दिन, वो क्या क्या हो सकता है, वो हो सकता है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। वो जो एक दिन बचा है इसमें से कोई सा भी दिन हो सकता है वो, ठीक है। अब सवाल दो तरह से आएगा। हो सकता है वो आपसे ये पूछ ले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज या फ्राइडेज या मंडेज, कुछ भी कह सकता है, कोई सा भी दिन, कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि नॉन लीप ईयर में साल में 53 संडेज पड़े। तो अब हमें यहाँ कंसेप्ट समझना है कि इतना सारा कुछ के अंदर 52 हफ्तों में जो 364 डेज बने थे 52 वीक्स में, इन 52 वीक्स में हर वीक में एक संडे आया है, तो 52 संडेज कवर हो गए हैं 364 में। अब वो कह रहा है हमसे कि 53 संडेज आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो वो जो एक बचा हुआ दिन है, ये वाला दिन जो बचा हुआ दिन है, वो भी वो ये चाहता है कि संडे ही हो, तभी वो 53 बनेंगे, क्योंकि 52 तो इसमें कवर हो गए। तो बचा हुआ एक दिन क्या होना चाहिए, संडे होना चाहिए। तो इन 7 में से फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा इस केस के लिए, जो मेरा 53 वाला केस है, उसमें फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा संडे, कि ये आना चाहिए तभी 53 बनेंगे ना। तो वो जो एक दिन है, लास्ट का एक दिन जो बचा हुआ दिन है, वो संडे होना चाहिए। 7 में से कोई और दिन नहीं चाहिए, सिर्फ संडे चाहिए, तब जाके 53 संडे होंगे। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बनेगी 1 हो गया फेवरेबल, और टोटल कितना है 7। इनकी बात हो रही है, इन आउटकम्स की। ऊपर की तो सारी कहानी खत्म हो चुकी है, ये जो आउटकम्स हैं इनमें से मुझे ये चाहिए अब। तो इसका मतलब इन 7 में से एक आउटकम है हमारा फेवरेबल, और टोटल है हमारे पास 7। तो 1/7 आएगा जब वो 53 संडेज मांगेगा। और अगर उसने आपसे 53 संडेज ना मानकर मांग लिया 52 संडेज, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 52 संडेज। अब अगर वो 52 ही संडेज मांगता कि 52 संडेज आए, तो 52 संडेज ऑलरेडी कवर हो चुके हैं 52 वीक्स में, तो उसे अब संडे नहीं चाहिए। संडे के अलावा बचा हुआ दिन कोई सा भी हो सकता है।
इसका मतलब ये हुआ कि इस केस के लिए ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम, इनमें से कोई सा भी आ जाए, पर वो संडे नहीं चाहिए। तो ये हमारे पास हुए 6 फेवरेबल और टोटल कितना हुआ 7। तो ये दो ही रिजल्ट बेटा चलते हैं इसमें, लीप नॉन लीप ईयर में। अगर वो 52 का पूछता है तो आंसर 6/7, अगर वो 53 का पूछता है तो आंसर 1/7, या तो 2/7 आएगा या 1/7 आएगा, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ आप समझ गए हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है अगला, जैसे ही आपने पढ़ा प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 फ्राइडेज, जैसे ही 53 पढ़ा तो आंसर क्या हो गया 1/7। अभी देखा था हमने 53 का रिजल्ट क्या है हमारा 1/7, और नॉन लीप ईयर का ही है। तो नॉन लीप ईयर में 53 का फ्राइडेज हो, संडेज हो, मंडेज हो, उससे मतलब ही नहीं है, कोई सा भी डे पूछे वो। अगर उसने ज्यादा पूछा है तो आंसर आएगा 1/7, उसने उतना ही मांगा है जितने वीक्स हैं तो आंसर आएगा 6/7, ठीक है। और समझना, पूरा समझा मैंने आपको दिया है। तो ये हमारा आंसर बन गया 1/7, ठीक है बेटा। अच्छा, ये तो हुआ लीप ईयर के बारे में, नॉन लीप ईयर के बारे में। अब इसी चीज को अगर हम लीप ईयर के लिए समझें, ठीक है ना, लीप ईयर के लिए, तो लीप ईयर के लिए अगर मैं बताऊं तो मैं यहां बता देता हूं आपको कि अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन में लीप ईयर आ रहा है ना, और नॉन लीप ईयर भी आ रहा है। तो लीप ईयर के बारे में समझ लें। तो लीप ईयर में जैसे यहां लिखा हुआ है ना, तो इसी में लीप ईयर में बिल्कुल इसी तरीके से सेम है। थोड़ा शॉर्ट में मैं बता रहा हूं कि लीप ईयर की अगर हम बात करें, लीप ईयर की, तो लीप ईयर में डेज होते हैं 366, 366, एक दिन ज्यादा होता है। 364 मैंने आपको समझाया 52 हफ्तों में कवर हो जाएंगे, है ना। तो बचेंगे कितने, बचेंगे कितने लीप ईयर के लिए, बचेंगे 2 दिन, क्योंकि जब 366 है, 366 डेज हैं, तो अब 364 कवर हो गए 52 वीक्स में, 52 हफ्ते खत्म हो गए, बचे 2 दिन। अब ये 2 दिन कैसे हो सकते हैं, तो रिमेनिंग 2 डेज में बी क्या क्या हो सकते हैं, हो सकता है आपके पास मंडे ट्यूसडे आए वो दोनों, या ट्यूसडे वेडनेसडे आए, या वेंसडे थर्सडे आए, या थर्सडे और अगला उसका फ्राइडे हो, या फ्राइडे और सैटरडे हो, या सैटरडे संडे हो, या फिर संडे मंडे हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 फिर से 7 केस ही बनेंगे, क्योंकि 2 दिन आएंगे ना। तो 2 दिन, अगर आज साल खत्म हुआ है, मतलब 52 हफ्ते आज खत्म हुए हैं, और आज का डे अगर वेंसडे है, तो अगले 2 दिन जो बचेंगे लीप ईयर के लिए, आज 364 डेज पूरे हो चुके हैं वेंसडे को, तो अगले 2 दिन क्या आएंगे, थर्सडे और फ्राइडे, तो 2 दिन ऐसे आएंगे ना। तो इसी तरीके से चलेंगे ये 2 दिन का पेयर। इसमें अब वो 2 केसेस जो मांगता है, पहला पहला उसने मांगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53, ज्यादा का बता रहा हूं, उसमें भी पहले मैंने ज्यादा की बताया था कि 53 फ्राइडेज आए, 53 फ्राइडेज आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो उसमें तो 52 कवर हो चुके हैं, अगला भी 50 मुझे फ्राइडे ही चाहिए, तो मुझे अब फ्राइडे वाले हमारे आउटकम हो जाएंगे, जिसमें फ्राइडे आ रहा है, तो फ्राइडे इसमें आ रहा है और फ्राइडे इसमें आ रहा है। तो इसका मतलब 2 आउटकम्स हमारे हो गए फेवरेबल, और टोटल हमारे पास हुआ 7। तो आंसर कितना आएगा 2/7। उसमें आंसर बनता है 1/7 53 का, इसमें बनता है 2/7, ठीक है ना। और ऐसे ही दूसरा केस सेकंड, अब प्रोबेबिलिटी अगर वो उतने ही मांग ले कि 52 फ्राइडेज आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 52 कवर हो गए, अब मुझे फ्राइडे नहीं चाहिए, तो फ्राइडे के अलावा जो आउटकम्स हैं वो फेवरेबल हो जाएंगे। इनको छोड़कर 1 2 3 4 और 5, तो ये 5 हो जाएंगे फेवरेबल, और टोटल कितने हो जाएंगे 7। तो इसमें भी रिजल्ट फिक्स्ड है। अगर वो पूछता है आपसे 53 की, फ्राइडे संडेज मंडेज कुछ भी, तो आंसर आएगा 2/7, और अगर वो आपसे मांगता है 52 का, तो आंसर आएगा 5/7। अब जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें असर्शन रीजन का, कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक लीप ईयर की,
53 संडेज लेकर आने की। तो लीप ईयर में 53, अभी बताया बेटा मैंने, लीप ईयर में 53 की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 2/7। इसने 2/7 कहा है, दैट इज ट्रू, असर्शन ट्रू है। रीजन में उसने बोला है द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 संडेज। नॉन लीप ईयर 53 संडेज, नॉन लीप ईयर में 53 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/7। तो इसने रिजल्ट में क्या दिया है आपको? 5/7। तो ये कैसा है? ये फॉल्स है। तो क्या बना? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। इसकी एक्चुअल में आंसर क्या होना चाहिए था? 53 का 1/7 और इधर ऊपर कितना है? 2/7। ठीक है, देखें एक और क्वेश्चन है ये अपना PYQ में 2023 में पूछा हुआ है कि अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड n ग्रीन बॉल्स। तो जो 5 हैं रेड हैं और n है वो ग्रीन। तो अगर हम देखें टोटल हमारे पास कितनी हो गई? 5 + n, 5 रेड और n ग्रीन। अब प्रोबेबिलिटी ड्रॉ करने की एक ग्रीन बॉल 3 टाइम्स है दैट ऑफ अ रेड बॉल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने कहा है प्रोबेबिलिटी रेड बॉल के निकालने की, ग्रीन बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी ग्रीन बॉल के आने की 3 गुना है, 3 टाइम्स है रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी रेड बॉल के आने की। ठीक है ना? तो शॉर्ट में सॉल्व करना है जल्दी से। ग्रीन बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी रेड बॉल के आने की 3 गुना है। अब ग्रीन के आने की प्रोबेबिलिटी का क्या होगा? ग्रीन के फेवरेबल, तो ग्रीन है कितने? n, और टोटल 5 + n, 3 टाइम्स। इसमें रेड के फेवरेबल, तो रेड है कितने? 5, और टोटल 5 + n। 5 + n से 5 + n कट गया, तो n की वैल्यू आई 3 5 ज़ा 15। n इसने मांगा था हमसे, तो कितनी है वैल्यू n की? 15। नेक्स्ट है बेटा, अ गर्ल कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.08। मतलब एक लड़की ये कैलकुलेट करती है कि उसकी प्रोबेबिलिटी जीतने की, प्राइज को जीतने की लॉटरी में वो 0.08 है। इफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड, हाउ मेनी टिकट्स हैज शी बॉट? अगर 6000 टिकट बेचे गए थे उस लॉटरी के, तो उस बच्ची ने कितने खरीदे थे? अब उस बच्ची ने लॉटरी जीती है, तो इसका मतलब उसने जो टिकट खरीदे थे उसी में से ही कोई ना कोई टिकट लॉटरी का लगा है। तो वो सारे जो उसने टिकट खरीदे थे वो सारे के सारे फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने उन्हीं में से ही ना टिकट से जो है लॉटरी जीती है। तो फेवरेबल वो हैं जो टिकट उसने खरीदे हैं। ठीक है, और टोटल कितने हैं? 6000, और प्रोबेबिलिटी उसकी हमें दे रखी है। तो प्रोबेबिलिटी में जैसे ही हमने लगाया फॉर्मूला फेवरेबल, फेवरेबल क्या हो गया? जो उसने खरीदे हैं वो हमने मान लिए x, और टोटल कितने हैं हमारे पास? 6000, और प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है। तो वो जो नंबर उन्होंने मांगा है 0.08, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 6000 से। तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा? 480। ठीक है बेटा, MCQ है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, समझना इंपॉर्टेंट है। क्या था इसमें? अगर डायरेक्ट आपसे कहा जाता कि एक लड़की ने 480 टिकट खरीदे हैं लॉटरी के 6000 में से, तो बताइए उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप यही कहते हैं कि जितने टिकट उसके पास हैं उसमें से ही निकलेगा अगर लॉटरी, तो जीतेगी। तो फेवरेबल है उसके जितने टिकट हैं उसमें से कोई सा भी आ जाए। तो 480 होता फेवरेबल और टोटल होता 6000। वही हमने किया है, हमने फेवरेबल एक्स माना है और ऑलरेडी हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है, हमने इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया है। नेक्स्ट है बेटा, इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चों की एक फैमिली में प्रोबेबिलिटी निकालनी है हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय, कि उस फैमिली में एटलीस्ट कम से कम एक लड़का हो, उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, थोड़ा सा इसमें बच्चों को कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। वो ये समझते हैं कि 3 बच्चे अगर इसमें हैं तो उसमें से कम एक, तो एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। टोटल केसेस वो 3 ही मानकर चलते हैं। ऐसा नहीं है इसके अंदर। ठीक है, कैसा है कि जब एक 3 बच्चों की फैमिली की बात होगी तो वो फैमिली की जो बात होगी वो इस तरह से होगी कि जो इसमें आउटकम्स लिखे जाएंगे पहले सारे के सारे वो ऐसे लिखे जाएंगे, हो सकता है कि पहला बच्चा बॉय हो, दूसरा बच्चा भी बॉय हो, तीसरा बच्चा भी बॉय हो। तीनों के तीनों बच्चे आप क्या हैं? लड़के हैं।
B1 B2 B3 भी लिख सकते हैं, पर हम B लिख रहे हैं। बॉय बॉय बॉय, ठीक है, पहला भी बेटा, दूसरा भी बेटा, तीसरा भी बेटा। हो सकता है कि पहले बेटा हुआ, दूसरा भी बेटा हुआ, लेकिन तीसरी बेटी हुई। अब हमने तीसरी को जी बनाया, अब बीच में जी ले आएंगे। पहला बेटा, दूसरी बेटी और तीसरा बेटा, और फिर जी पहले आ जाए, पहले लड़की, फिर लड़का और फिर लड़का, है ना, बेटी बेटा और बेटा। ये 4 आउटकम हुए, और 4 इनके और होंगे, इनके ही रिवर्स। कौन कौन से? जैसे बी 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 का जी जी और जी, तीनों लड़कियां हो उसमें, या 2 लड़कियां हो और 1 लड़का हो, या 1 लड़की 1 लड़का और फिर 1 लड़की, या फिर 1 लड़का और 2 लड़कियां। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक कॉइन को 3 बार टॉस करना, या 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करना। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है। अब ये हमारे टोटल आउटकम्स हो गए। टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हुए? 8। उसने कहा है एटलीस्ट वन बॉय, तो एटलीस्ट वन बॉय है ना, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन बॉय, है ना, एटलीस्ट वन बॉय, एक कम से कम एक बेटा आए उसका, मतलब उसकी फैमिली ऐसी हो कि उसमें कम से कम एक बेटा हो, तो उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो उसके लिए बेटा फेवरेबल आउटकम्स लिखने पड़ेंगे ना। फेवरेबल आउटकम्स अगर ये आ जाए जो है सब्जेक्टिव में, तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, बाकी तो डायरेक्ट आप इसमें से देख के और आंसर लगा दें इसमें। तो फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे वो होंगे जिसमें कम से कम एक बेटा। तो जब कम से कम की बात होती है, कम से कम की जहां बात होती है, कम से कम की, उसका मतलब है कि एक और एक से भी ज्यादा हो सकता है। तो एक जो है उसमें एक, एक कौन है? एक ये रहा, 1 2 और 3, तो कौन कौन आया? जी जी बी आया, और जी बी जी आया, और बी जी जी आया। ये तो हो गए एक एक बेटे के आउटकम। एटलीस्ट वन बॉय में एक बेटा भी हो सकता है, 2 बेटे भी हो सकते हैं। अब 2 के आउटकम कौन कौन से हैं? 2 के आउटकम आपके ये हैं, बी बी जी, फिर बी जी बी, और जी बी बी, ये 2 के हो गए। और उसमें 3 बेटे भी हो सकते हैं, क्योंकि कम से कम में ज्यादा चलता है, तो 3 वाला भी आ जाएगा। तो बी बी बी, इसका मतलब कितने हुए फेवरेबल? 1 2 3 4 5 6 7। प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला लगा देंगे पूरा, और आंसर आ जाएगा आपका 7/8। ठीक है, देखिए ये सवाल आया है, अच्छा सवाल है। 2 फ्रेंड्स अनिल एंड अशरफ वर born in December month in the year 2010. Find the probability that they share the same date of birth. दिसंबर के महीने में 2 दोस्त अनिल और अशरफ पैदा हुए, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एक ही डेट ऑफ बर्थ शेयर करते हैं, मतलब एक ही तारीख में वो पैदा हुए, दोनों के दोनों। इसके लिए पहले समझना पड़ेगा टोटल आउटकम्स कितने होंगे, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। कैसे? मान लीजिए दिसंबर का महीना है ना, दिसंबर का महीना है, दिसंबर का, जैसे हम डाइस को फेंकने पर बनाते हैं कि 2 डाइस अगर फेंके जाएं तो आउटकम्स कितने होते हैं? 6 और 6, तो 6 6 36 आता है ना, डाई के लिए बिल्कुल वैसा ही है। दिसंबर के महीने में जैसे 1 2 3 4 से लेकर और कहाँ तक जाएगा? 31 तक, क्योंकि 31 डेज होते हैं, है ना। और ऐसे ही इधर भी चलेगा वो, है ना, ऐसे ही इधर भी चलेगा बिल्कुल, कि 1 2 3 4 से लेकर 31 डेज तक। अब मैं पेयरिंग करना आपको सिखा रहा हूँ, आपको ये सब करना नहीं है, आपको तो डायरेक्ट आंसर उसमें देख लेना है टोटल क्या होगा, मैं समझा रहा हूँ कैसे आता है। इसमें कैसे बनेगा? इसमें इस तरह से बनेगा कि हो सकता है दोनों के दोनों, जैसे हमने डाइस पे फिक्स किया था, जैसे 1 2 3 4 पूरा लिखा था हमने, ऐसे करके 1 2 3 4 5, है ना, जैसे डाइस पे ही मैंने सिखाया था आपको, और इस तरह से, और ये फिक्स कर दिया था 1, तो यहाँ पर भी ये 1 फिक्स कर दिया मैंने 31 के साथ। और इसी तरीके से अगला 1 2 3 4 5 और 31, और फिर इसमें मैंने 2 फिक्स कर दिया। अब समझें आप क्या हो रहा है, क्या है इसमें? हो सकता है दोनों पहली तारीख को पैदा हुए, 1 दिसंबर को। हो सकता है कि पहला अनिल जो है वो 2 तारीख को हुआ, अशरफ 1 तारीख को ही हुआ था।
अनिल 3 को हुआ, अशरफ 1 को ही हुआ, अनिल 4 को हुआ, अशरफ 1 को ही हुआ, अनिल 5 को हुआ, अशरफ 1 को। इस तरीके से चलते चलते अनिल 31 को हो सकता है, अशरफ 1 तारीख को ही पैदा हो सकता है। तो एक जो है 1 अपने साथ कितने केसेस लेकर आएगा? 31। ऐसे ही फिर सेकंड 31 लेकर आएगा कि एक तो 1 तारीख में हुआ लेकिन वो 2 तारीख फिक्स हो गई उसकी। अनिल 2 को हुआ, अशरफ भी 2 को हुआ, अनिल 3 तारीख को पैदा हुआ, अशरफ 2 तारीख को पैदा हुआ। तो इस तरीके से ये 31 केसेस आए, फिर इसके 31, फिर इसके 31, फिर इसके 31। तो हम टोटल कैसे निकालेंगे? जैसे डाइस में था इधर 6 और इधर 6, तो 6 × 6 36 हो गया था। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें 31 आएंगे यहाँ पूरे और ये भी 31 आएंगे। तो टोटल जो आउटकम्स होंगे, टोटल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो होंगे 31 × 31। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, जो कि 961 आएगा। 31 और 961, ठीक है ना, 961 आएगा। तो ये टोटल आउटकम्स हमारे पास हो गए 961। अब मुझे देखना है अगर सेम डेट ऑफ बर्थ शेयर करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो नंबर 1, सेम डेट ऑफ बर्थ शेयर करना, पहला उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। नीचे तो आ चुका है 961, ठीक है, टोटल आउटकम्स तो 961 है। अब सेम डेट ऑफ बर्थ शेयर करें वो, इसका मतलब दोनों पहली तारीख को हो जाए, या दोनों 2 तारीख को हों, या दोनों 3 तारीख को हों, या 4 तारीख, या 5 तारीख, या 6 तारीख, ऐसे करते करते या तो दोनों 31 को हों। तो 1 से स्टार्ट करके 31 तक एक ही दिन वो किसी भी दिन हो सकते हैं। तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए? 1 से लेके 31। तो ये 31 हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं और टोटल आउटकम्स हमारे 961 है। तो ये बना मेरे पास 31 फेवरेबल आउटकम्स और टोटल 961, और नीचे 31 × 31 है तो कट जाएगा। तो आंसर क्या बचा? 1/31। और जो सेकंड उसने मांगा है कि दे हैव डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ, तो इसका नेगेशन मांगा है कि अब उनका सेम ना हो, डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ हो। तो 1 में से माइनस कर देंगे पी, तो 1 - 1/31, 30 - 31। तो 31 में से 1 माइनस हुआ 30, 30/31। तो ये आएगा जब सेम डेट ऑफ बर्थ नहीं है उनकी, सेम शेयर नहीं करते डेट, और जब सेम शेयर करते हैं डेट तो उसका आंसर आएगा आपका 1/31। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बैग इज 3 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। मतलब ब्लैक बॉल्स अगर हमने x मानी तो रेड बॉल्स जो है हमारे पास वो x + 3 हो जाएंगी, क्योंकि 3 ज्यादा है। तो टोटल जो आएगा, टोटल वो आएगा x + x + 3, शॉर्ट में कर दे रहे हैं ना, 2x + 3 हुआ। अब प्रोबेबिलिटी रेड बॉल के आने की 12/13 है, तो प्रोबेबिलिटी इन्होंने रेड बॉल के आने की दे रखी है 12/23। अब रेड कैसे आएगा? फेवरेबल रेड का x + 3 और टोटल 2x + 3 बराबर किसके हुआ? 12/23। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 × 2 = 24x और 12 × 3 = 36, 23 × x 23x और 23 × 3 = 69। यहाँ मेरे पास 23 इधर आया तो ये x बचा और 36 उधर पहुंचा, तो 9 - 6 3 और 6 - 3 3। तो x मेरे पास कितना आ गया? 33। इन्होंने मांगा है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना आ चुका है बेटा? 2x + 3। तो 2x + 3, इसमें हम x की जगह 33 को रख देंगे, तो ये बनेगा 66 और 3 ऐड होकर कितना आएगा? 69। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था अभी। अब एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना है। क्या है इसमें कि एक नंबर जो है x वो इसमें से चुना जाता है, इनमें से चुना जाता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि x का स्क्वायर 4 से छोटा या 4 के बराबर हो। तो इसका मतलब ये यूं कहना चाहता है जो नंबर है उसका स्क्वायर 4 से छोटा या 4 के बराबर होना चाहिए। तो हमारे देखें हम फेवरेबल आउटकम में 0 अगर हमने लिया तो 0 का स्क्वायर 0 होता है जो कि 4 से छोटा है। 1 हमने लिया, 1 का स्क्वायर 1 4 से छोटा है। -1 का स्क्वायर 1 4 से छोटा है। 2 का स्क्वायर 4 4 के बराबर है, और -2 का स्क्वायर 4 4 के बराबर है। इसका मतलब मैं 0 भी ले सकता हूँ, 1 भी ले सकता हूँ, -1 भी ले सकता हूँ, 2 भी ले सकता हूँ, -2 भी ले सकता हूँ। सिर्फ क्या नहीं आएगा? 3 और -3। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा
और -3 का स्क्वायर भी 9 हो जाएगा, जो कि 4 से ज्यादा हो जाएगा, और मुझे 4 पे रहना है या 4 से पीछे जाना है। तो फेवरेबल आउटकम मेरे क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, और टोटल कितने हैं, 7। तो इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी बेटा, 5/7, है ना। टोटल हैं 7 और 5 मेरे फेवरेबल हो गए, जिनका स्क्वायर 4 से छोटा या बराबर आ रहा है। नेक्स्ट बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है फिर से। अब मॉडुलस x 2 से छोटा, इसको बोलते हैं बेटा मॉडुलस ऑफ x, है ना, मॉडुलस ऑफ x। इसका मतलब ये होता है ये पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। इसके अंदर जो भी आप नंबर रखेंगे तो ये पॉजिटिव देगा। मतलब -2 की मॉडुलस वैल्यू 2 होगी, -1 की मॉडुलस वैल्यू 1 होगी, और 0 की मॉडुलस वैल्यू 0 होगी, और 1 की मॉडुलस वैल्यू 1 होगी, और 2 की मॉडुलस वैल्यू 2 हो जाएगी, इस तरह से। उसने कहा है मुझे चाहिए मॉडुलस वैल्यू 2 से छोटी, मॉडुलस वैल्यू 2 से छोटी। तो 2 से छोटी वैल्यू 1 है, 0 है और 1 है। -2 की मॉडुलस वैल्यू तो 2 हो गई, उसको नहीं लेना है। और इसी तरीके से अगर 2 की मॉडुलस वैल्यू देखें वो भी 2 हो जाएगी, तो वो भी नहीं लेना है। 3 तो लेना ही नहीं है, ना -3 ना +3, 4 भी नहीं लेना, -4 भी नहीं लेना, उनकी मॉडुलस वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, 4 हो जाएगी और 3 हो जाएगी। मुझे 2 से छोटा चाहिए था, तो 2 से छोटा क्या होता है, या तो 0 होगा या 1 होगा। मॉडुलस वैल्यू की बात कर रहे हैं पॉजिटिव, तो उसमें 3 फेवरेबल आउटकम हो गए, -1 0 और 1। इन तीनों की मॉडुलस वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू कितनी है, 1 0 या 1, जो कि 2 से छोटी है। तो फेवरेबल आउटकम है 3, और टोटल आउटकम हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 3/9 आंसर कितना बना, 1/3। ठीक है, अच्छे से समझ गए होंगे। देखें एक ये क्वेश्चन हमारे पास कि एक नंबर अगर हम सिलेक्ट करते हैं इसमें से रैंडमली, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी उस नंबर के कि वो मीडियन आए और मोड आए। तो बेटा ये जो पूरा का पूरा हमारे पास डेटा है, इस डेटा को अगर आप 8th वगैरह की क्लास का सोचें तो उसमें आपने पढ़ा हुआ है मीडियन। मीडियन होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू। तो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा अगर अरेंज होता है, नहीं होता है तो हमें करना पड़ता है, लेकिन ये असेंडिंग में अरेंज है। तो मिडिल मोस्ट वैल्यू देखेंगे बिल्कुल बीच में कौन सी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका मतलब n की वैल्यू 15 है, जो कि ऑड है, तो 15 है। तो बिल्कुल बीच में कौन आएगा, 8वां, 7 इधर 7 इधर। तो 8वां टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 7। तो मीडियन क्या है, मीडियन 7 है। और इसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी मीडियन के आने की, तो 7 के आने की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। 7 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, और टोटल कितने हैं ये 15 है। तो आंसर क्या हो गया, 4/15। और मोड क्या होता है, मोड होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार आया है 9, 5 बार आया है वो, तो मोड है 9। अब सेकंड पार्ट में वो मांग रहा है आपसे प्रोबेबिलिटी मोड के आने की, इसका मतलब 9 के आने की। तो 9 कितनी टाइम्स है, 5 टाइम्स, और टोटल कितना है इसमें 15। तो आंसर क्या बना मेरे पास, 1/3। ठीक है बेटा। देखें अ नंबर x इज सिलेक्टेड एट रैंडम, 2016 का क्वेश्चन है, 1 2 3 4। मतलब आपके पास ये 4 नंबर दिए हैं, इनमें से x को सिलेक्ट करना है ना। Another number y is selected at random from the number 1 4 9 16, और 1 4 9 16 हमें दिया हुआ है, इनमें से y को सिलेक्ट करना है, और इस तरह से सिलेक्ट करना है कि दोनों का प्रोडक्ट 16 से छोटा आना चाहिए। मतलब एक्स वाई का प्रोडक्ट 16 से छोटा आना चाहिए। तो अब इसमें बेटा फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं वो लिख लें हम जल्दी जल्दी, क्योंकि टोटल तो समझ में आ ही गए। टोटल आउटकम्स कितने हैं, जितने इनके जोड़े बनेंगे, 1 के 4 के साथ, 2 के भी 4 के साथ, 3 के भी 4 के साथ, 4 के भी 4 के साथ। तो 4 ये हैं, 4 ये हैं, 4 4 जा 16। तो टोटल तो बनेंगे 16। एक भी 4 के साथ जाएगा, ये भी, इस तरीके से 4 4 4 4 पेयर बन के 16 बनेंगे टोटल। हमें चाहिए फेवरेबल। फेवरेबल क्या, इसमें से x चुनो, इसमें से y चुनो, और दोनों का प्रोडक्ट 16 से छोटा है। तो वो कौन कौन से होंगे, इसमें से 1
1 के साथ आ सकता है, 1 4 के साथ आ सकता है, 1 9 के साथ आ सकता है। तीनों का प्रोडक्ट 16 से छोटा है। 1 1 1, 1 4 4, 1 9 9। लेकिन 1 16 के साथ नहीं आ सकता क्योंकि 1 इंटू 16 16 हो जाएगा, जो कि 16 के बराबर हो जाएगा। हमें छोटा चाहिए। आगे आते हैं। 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 1 2, 2 के साथ 4 आ सकता है, 2 4 8। 2 के साथ 9 नहीं आ सकता क्योंकि 18 हो जाएगा वो, और 2 के साथ 16 नहीं आ सकता, 32 हो जाएगा। 3 के साथ 1 आ सकता है, 3 के साथ 4 आ सकता है क्योंकि 3 1 3 और 3 4 12, दोनों 16 से छोटे हैं। फिर 3 9 27 ज्यादा हो जाएगा, 3 16 48 ज्यादा हो जाएगा। 4 के साथ 4 1 4 आ सकता है और 4 4 16 ज्यादा हो जाएगा। 4 9 36 भी ज्यादा हो जाएगा, 4 इंटू 16 64 भी ज्यादा हो जाएगा। तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी, टोटल आउटकम्स तो 16 है और फेवरेबल हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आंसर बना 8/16। एक ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा केस का, कि अ गेम इन अ दिवाली फेयर इन्वॉल्व्स यूजिंग अ स्पिनर फर्स्ट। ये जो स्पिनर है ना, स्पिनर, इस स्पिनर को, इससे हम गेम खेलते हैं। अगर स्पिनर स्टॉप होता है एक इवन नंबर पर, है ना, अगर एक इवन नंबर पर वो स्टॉप होता है, इवन नंबर पर, तो प्लेयर को अलाउ होता है एक मार्बल निकाले बैग में से। मतलब बैग में से मार्बल कब निकालेगा, जब इवन नंबर आएगा तब वो मार्बल निकाल सकता है। अच्छा, द स्पिनर एंड द मार्बल्स इन द बैग आर रिप्रेजेंटेड इन फिगर, प्राइजेस आर गिवन व्हेन अ ब्लैक मार्बल इज पिक्ड। अगर काला मार्बल निकलेगा तो फिर एक प्राइज दिया जाएगा। अब श्वेता ने ये गेम खेला। नंबर 1, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बी अलाउड टू पिक अ मार्बल फ्रॉम द बैग। वो बैग में से मार्बल निकाल पाएगी। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो तभी निकाल पाएगी जब उसका स्पिनर किस पर आएगा, इवन नंबर पे। तो इवन नंबर है कितने, 2 4 6 8 और 10। तो प्रोबेबिलिटी इवन नंबर आने की है ना, जो मार्बल निकाल सके वो, ये हो गए फेवरेबल आउटकम 5 और टोटल कितने हैं 6। 1 2 3 4 5 6, तो 5/6। ये तो हो गया हमारा पहला आंसर। और बात करें दूसरे की, सेकंड की, कि सपोज शी इज अलाउड टू पिक अ मार्बल फ्रॉम द बैग। अब वो मार्बल पिक कर पा रही है बैग में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ प्राइज। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो प्राइज जीत जाए। और हम जानते हैं प्राइज कब जीतेगी, जब ब्लैक मार्बल निकालेगी। अगर ब्लैक मार्बल निकला तो ही प्राइज मिलेगा। तो उसे दिए गए हैं 20, जिसमें से 6 ब्लैक है ना। तो 20 में से 6 ब्लैक हैं, तो इसका मतलब ब्लैक ही निकालना है उसको। तो ब्लैक निकालने के लिए 6 हो गए फेवरेबल और टोटल कितने हैं 20। तो आंसर क्या बना 3/10। ठीक है बेटा, चलिए उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमने सारा कवर कर लिया है, ठीक है, जितनी आपको ज़रूरत है और जितना आप कर सकते हैं। और बाकी और क्वेश्चंस आप लगाएं उसमें, जिस तरीके की भी आप देखेंगे, तो उम्मीद है इससे बहुत कुछ आपको समझ में आ गया होगा और इससे बहुत सपोर्ट मिलेगा पढ़ने में। अच्छा, अब एक और लेक्चर हम उसमें करेंगे जिसमें कि हम एंट्रेंस का कवर करेंगे। तो अगला एक लेक्चर और होगा जिसमें हम JMI के, जो कि 11th साइंस के एंट्रेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस पर हम एक लेक्चर बनाएंगे। और AMU का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो इस चैप्टर का प्रोबेबिलिटी का, ताकि उसमें एक एंट्रेंस का लेक्चर में और इसको पूरा कवर कर दें। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।